साउंड देखो क्लियर है। ठीक, चलिए भैया सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं, आज हमने पिछली क्लास यानी शनिवार को हमने फर्स्ट लेसन साइंस का कर लिया था। मैंने आपको एक बात बताई, हमें ऐसा मैनेजमेंट बना के चलना है कि जीके और मैथ्स हमारी बिल्कुल पहले से कम 5 से 6 गुनी ज्यादा स्पीड में चले। ओके, मैथमेटिक्स का जो पहला लेसन था उसके हमने 4 टाइप निपटा लिए हैं। 4 टाइप हम कल निपटाएंगे, यानी कल 2.5 घंटे की क्लास में सारा पहला का पहला अध्याय खत्म कर देंगे। हम एक एक टाइप लेके नहीं चलेंगे, हम कल आपका पूरा टॉपिक निपटा देंगे। अब आज चूंकि हमने अभी अभी साइंस पढ़ी थी तरंगों के बारे में, और वो अभी जस्ट हमें याद भी है, तो हम चाहते हैं सेकंड लेसन जो है वो प्रकाश पर आधारित है, और प्रकाश के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने पढ़ी थी। ओके, अरे क्लियर है? तो हम उसी चीज को उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ताकि आज हमारा एक टॉपिक साइंस का 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाए। मैं सारे स्टूडेंट को, जो नए आए हैं पुराने आए हैं, सारे लोग एक बात सुन लें। मार्च में आपके बहुत सारे एग्जाम देखिए होना थे, निकलने वाले मार्च में। आपको याद हो, हम लोग पूरी आशा लगाए थे कि इस मार्च में एग्जाम होंगे, जो निकल गया है। लेकिन उसी टाइम पे लॉकडाउन लगा, सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, होते गए, कोई भर्तियां नहीं आई। लेकिन इस मार्च से अप्रैल के दौरान बहुत सारे एग्जाम होंगे आपके। क्यों? क्योंकि उस समय तक संभावना है वैक्सीन भी आ जाएगी, आने लगी है, लगभग जनवरी से फरवरी के बीच वैक्सीनेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। और जो अभी ये रोजगार का मुद्दा, ये बहुत सिर चढ़कर बोल रहा है, तो इसलिए बहुत सारे विभाग जो है वो नौकरियां निकाल रहे हैं। इस साल का अवसर छोड़ना नहीं है। तो आपको कोचिंग की तरह कोचिंग नहीं पढ़ना है। कोचिंग की तरह कोचिंग का मतलब होता है कि गणित चल रही है, जीके चल रहा है, चलने की तलाश में है। हमारे पास मुद्दा मार्च और अप्रैल है। ओके, अच्छा, शायद आप तक न्यूज पहुंची हो, पटवारी के पद के सैंक्शन होने की सूचना भी आ गई है। पटवारी के पद भी लगभग 5,000 पद सैंक्शन हो गए हैं। ओके, तो इन पे याद रखिएगा, ये अवसर हमारे हाथ से ना चूकने पाए। तो प्लीज दिमाग में ये रखिएगा कि हमें एग्जाम फाइट करना है, ना कि कोचिंग पढ़ना है। ओके, तो एग्जाम फाइट करने की रणनीति कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी हर चीज पढ़ना है, लेकिन जल्दी पढ़ना है। ओके, तो आज हम पूरे 2 से 2.5 घंटे सुबह वाली क्लास का हम साइंस का एक लेसन और निपटाएंगे। तैयार हैं आप लोग? खिंच के बैठ जाए बिल्कुल। ओके, चलिए लाइव क्लास वालों से ले लीजिए आंसर, कोई डाउट तो नहीं? बढ़िया मजेदार स्थिति में देखिए, हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे जो हमें पता है। देखिए, अब प्रश्न आया है, प्रकाश क्या है? प्रश्न क्या है? हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है। याद है? अब याद आ गया हमें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग है। आपको याद हो पहले गामा किरणें, अगला क्या, और परागे बेगनी के बाद। ओके, तो एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है जिसकी आवृत्ति पराबैंगनी से कम। जिसकी शब्द क्या लिया हमने? आवृत्ति। क्या लिया? और मैंने आवृत्ति के बारे में डिटेल में बताया था कि आवृत्ति घटती जा रही है, तो इसकी आवृत्ति पराबैंगनी से कम, लेकिन अवरक्त से। इसमें 7 रंग होते हैं। क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः प्रकाश एक तरंग है। मोस्टली इसमें 7 रंग होते हैं। नहीं बताया था? कौन कौन से? बेजानी, हैप्पी, याद है? बेजानी, हैप्पी, नाला, बैगनी से लेकर के लाल तक। ओके, इन 7 रंगों की आवृत्ति
पहले हम बात करें आवृत्ति की, ऊपर से नीचे तक आवृत्ति, आवाज नहीं आई, आवृत्ति ओके, ऊर्जा घटती है, नहीं आए याद, ओके, तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, याद है, तरंग दैर्घ्य उल्टा था। और अगर हम तरंग दैर्घ्य के आधार पर बात करें वेग, तो वेग भी क्या होता है, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है पक्का। अब प्रश्न आता है, तो ये सारा का सारा हो गया, हमारी आंख को संवेदित करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भाग है, हमारी आंख के रेटिना को संवेदित करता है, ये पहले बता चुके थे। अतः हमें इसकी उपस्थिति में दिखाई, ओके, चलिए सारा मैटर हो चुका आपका। अब आता है कि प्रकाश का नेचर क्या है, प्रकाश की प्रकृति। आपको याद हो हमने तरंगों के दो प्रकार से बताए थे, ऊर्जा, अब प्रकाश एक ऊर्जा है, ये तुम समझ गए। अब प्रकाश अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा दो तरीके से चलती है, एक कणों के द्वारा और एक तरंगों के द्वारा। याद आया होगा आपको कि नहीं आया, अरे क्लियर है। अब देखिए जब आप प्रकाश को पढ़ेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से तरंग मान लिया जाता तो इसे करना क्या था, अगर ये किसी चीज से टकराता तो ये मुड़कर चले जाना था, और ये मुड़कर चला भी जाता है। जैसे इस कमरे का उजाला उस कमरे में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, जबकि सीधा सीधा नहीं, एक्चुअली ये मुड़कर जाता है। लेकिन प्रकाश का किसी चीज से टकरा कर वापस आना, ये टकरा कर वापस आना ये शो करता है कि ये कणों के द्वारा बना है, और ये कण कहीं पर जाकर टकराते हैं और वापस आ जाते हैं। ओके, तो वैज्ञानिकों ने कहा ये भी सही है और ये भी, ओके, यानी प्रकाश को कई वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्रकाश के बंडलों से, डिब्बों से, टुकड़ों से मिलकर बना है, और इन बंडलों में एनर्जी है। क्या है, यानी ये एनर्जी के बंडल है, और इन एनर्जी के बंडलों को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हमें आवाज नहीं आ रही है, ओके। तो कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तरंग द्वारा बना है, कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं फोटोन यानी कणों के द्वारा बना है। दोनों बातें सिद्ध हो चुकी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। कई प्रयोग सिद्ध करते हैं कणों के द्वारा बना है, कई प्रयोग सिद्ध करते हैं, ओके। तो फिर डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने एक सार निकाला। किसने निकाला, डी ब्रोगली। कौन ने ये सार निकाला कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत माने डबल, द्वैत यानी डबल होती है, यानी यह तरंगों से मिलकर ही बना है। और हमें आवाज नहीं आ रही, ओके, तरंगों से मिलकर ही बना है वो, लेकिन चूंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है, इसलिए मोस्टली इसे तरंग माना जाएगा। मोस्टली क्या माना जाएगा। अब आपको याद हो तरंगें दो प्रकार की थी, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। तो ये किसका भाग था, विद्युत चुंबकीय का। आपको याद हो विद्युत चुंबकीय में मात्र अनुप्रस्थ तरंगें थी, अनुदैर्ध्य, ओके। यानी एक बात और क्लियर हो गई है कि प्रकाश की तरंगें कैसी है, अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्ध्य, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो 6-7 प्रकार की हमने पढ़ी थी, सारी की सारी अनुप्रस्थ थी। कोई डाउट है, अरे कोई डाउट है, चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि यहां पर फोटोन सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि फोटोन से मिलकर बना है, प्रकाश ऊर्जा के बंडलों से मिलकर के बना है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, ओके, अर्थात फोटोन ऊर्जा के, ओके। आगे देखते हैं तरंग सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि प्रकाश की कुछ घटना फोटोन सिद्धांत का समर्थन करती है, तो कुछ तरंग सिद्धांत का समर्थन करती हैं। अरे क्लियर है, चलिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति नहीं बताया हमने, दोनों चीजें सिद्ध हो गई हैं, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी गई है, ओके। इस बार हमने बिल्कुल इतना स्पीड मेंटेन कर रखी है आपकी
कि हमें जो लेसन 4 दिन में खत्म होता था वो एक ही दिन में खत्म चाहिए। ओके, चलिए प्रकाश के गुण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं पता आपको? यानी इसमें विद्युत के भी गुण हैं। वो अब देखिए एक बात, इस चीज को यदि हम होल्ड कर दें तो पहली बात तो ये है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय है, यानी विद्युत के भी गुण हैं। वो अरे क्लियर है, विद्युत के भी हैं वो, यानी इसमें 2 तरंगें शामिल हैं, विद्युत की भी हो। अब दोनों अनुप्रस्थ हैं, और अनुप्रस्थ कैसी होती है? जब जाने की दिशा कोई और दोलन की दिशा कुछ। अरे क्लियर है, आपको याद हो हमने बताया था यदि हम 2 रस्सियां, एक खड़ी हिला रहे हो और दोनों एक साथ हिल रही हो, तो ऐसी तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। यानी जैसे किसी मिक्सी में कटर होता है ना, खड़ा कटर भी, और इस तरीके से तरंगें जा रही हैं। ओके, ये सीधी रेखा में गमन करता है। रंग कितने हैं? 7 भाग के तरंग दैर्घ्य, अलग अलग आवृत्ति। ओके, देखिए कई चीजें। प्रकाश विद्युत क्षेत्र ही हमारी आंखों को संवेदित करता है, यानी हमारी आंखों को संवेदित कौन कर पाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और हम पढ़ चुके तरंगों में कि यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता। याद आया? नहीं आया? अरे क्लियर है? देखे, प्रकाश नहीं मालूम, जितना बढ़िया आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना बढ़िया हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, बढ़िया। हमने चूंकि देखो हमारे पढ़ाने का एक राउंड ऐसा रहता है कि जो जानकारी आए उसके पहले ही आपको जानकारी मिल चुकी हो। ओके, देखिए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन एक दूसरे के, नहीं बताया, यहां लंबवत तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि तरंगें कैसी हैं? अनुप्रस्थ। बोलो यार, तरंगें कैसी हैं? ओके, और अनुप्रस्थ में दोलन कैसे होते हैं? लंबवत, दिशा अलग और दोलन की दिशा अलग। और दोनों दोलन, ये विद्युत के और ये चुंबक के, ये भी एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत। ओके, देखते हैं। फोटोग्राफी प्लेट एवं आंख की प्लेट को प्रभावित करने वाला विद्युत क्षेत्र ही होता है। कौन सा? ध्यान रखना, जैसी हमारी आंख का रेटिना रहता है और हमें आपका चित्र दिखता है, बस रेटिना की तरह ही वैज्ञानिकों ने फोटोग्राफी प्लेट बना ली। ओके, बस अंतर इतना है कि हमारी आंख में आपका चित्र परमानेंट नहीं होता, आप हट जाओगे चित्र हट जाएगा, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर एक बार चित्र बन गया तो हटता। ओके, यानी फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाया हुआ चित्र परमानेंट होता है, स्थायी होता है, और हमारी आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। वस्तु के हटने पर प्रतिबिंब भी, जैसे हथेली अभी हमें दिखाई दे रही है, हट जाएगी तो दिखाई। ओके, लेकिन फोटो एक बार खिंच गई सो। ओके, चलिए प्रकाश तरंगें। अब देखें, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इनका नंबर जब आएगा तब आएगा। सुन लीजिए हमारी बात, एक्चुअली इनका नंबर एक एक करके आएगा, लेकिन हम इन्हें एक साथ आपको बता दें कि एक्चुअली माजरा क्या है। ओके, क्या लिखा है? आवाज नहीं आ रही है? देखें आप, परावर्तन का मतलब है रिफ्लेक्शन। ओके, टकरा कर वापस आना। लेकिन दुनिया में प्रकाश के आधार पर, क्या के आधार पर? 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के? ओके, ये रहा एक पदार्थ, यहां से आ रहा है प्रकाश। 3 प्रकार के पदार्थ होंगे, एक
जो इसे आर पार जाने देंगे, जो इसे, अरे क्लियर है, आर पार जाने, क्लियर है। दूसरा, जो इसे आर पार जाने, यानी ये यहीं रुक जाएगा, अरे क्लियर है। और तीसरा, कुछ हद तक पार जाने देंगे और कुछ हद तक पार जाने। अब आप कहोगे कैसे? देख, कांच आर पार चला जाएगा, ओके, कांच में आर पार, पानी में आर पार, ग्लिसरीन में आर पार, एल्कोहल में आर पार, ओके। लेकिन वहीं पर तेल भीगा हुआ कागज और खुद गाढ़ा तेल, अगर किसी चीज का गाढ़ा तेल है तो आप देखोगे प्रकाश कुछ हद तक उदार, कुछ हद तक नहीं है, ओके। तो ये कहलाती है पारदर्शी चीजें, ये कहलाती हैं अपारदर्शी चीजें, और ये कहलाती हैं पारभासी चीजें, हाँ या ना? अरे क्लियर है। अब देखे बहुत ध्यान से, जब कभी प्रकाश ऐसे पदार्थ से टकराता है कि उसे निकलने ना दे, यानी अपारदर्शी। क्या? समझने का प्रयास करोगे 1 मिनट में ही बात समझ में आएगी। और आप दिमाग में रखो, कंपटीशन निकालना है तो इस ब्रेन को कंपटीशन के लायक बनाना होगा, ओके। अब देखिए, ये अपारदर्शी है, क्या है? जैसे ये दीवार, क्या? अब प्रकाश यहां आएगा तो इसके आगे नहीं जाएगा, लेकिन एक काम और होगा कि वापस भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दीवार ऐसे सोख लेगी, दीवार से। लेकिन अगर यहां पर इस ईंटों की दीवार के बदले अगर यहां पर कांच, क्या? स्टील, कोई चमकदार परत, अरे क्लियर है। पहली बात तो अपारदर्शी हो, दूसरी क्या हो? हमें आवाज नहीं आ रही है, ओके। पहली बात अपारदर्शी हो, दूसरी बात, ओके। और जब प्रकाश ऐसी सतह से टकराता है तो टकरा करके वापस आ जाता है, और इस घटना को हम कहते हैं, हमें आवाज नहीं आ रही, परावर्तन कहते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? जहां पर प्रकाश किरण टकराती है, देखें आप, जहां प्रकाश किरण टकराती है, जैसे ये हमारा कांच है, खड़ा रखा है, ये प्रकाश आ रही है तो हमने इसका नाम रख दिया आपतित किरण, ओके। अरे क्लियर है? इंसिडेंट रे। और जब ये टकराई तो हमने यहां पर एक डंडा खींचा दर्पण से 90 डिग्री कोण बनाते हुए, कैसे? और यहीं से ये किरण कहां लौट गई? वापस लौट गई, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। इस घटना में एक काम होता है, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो सबसे ज्यादा इसकी एक विशेषता है कि इसमें प्रकाश का कोई गुण नहीं बदलता। जैसे जिस आवृत्ति का प्रकाश आया था उसी आवृत्ति से, पहला काम, जिस रंग का आया था उसी रंग के साथ, जिस वेग के साथ आया था उसी वेग के साथ, ओके। प्रकाश का कोई भी गुण बदलता, ओके। और ये जितना कोण यहां पर बनाता है आपतन का कोण, आने वाला कोण कहलाता है आपतन का कोण, ओके। उतने ही कोण के साथ ये परावर्तित हो जाता है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। पहले हमने मोटे तौर पर, अब इसकी बारीकी हम बोर्ड पर चलाएंगे, लेकिन हमें मुद्दे की बात यह कि आपके ब्रेन में ये डालना है कि एक्चुअली जब हम परावर्तन की बात करेंगे तो परावर्तन क्या है, ओके। प्रकाश का कोई भी गुण बदलेगा नहीं, ओके। लेकिन अब देखें इसके अपोजिट अपवर्तन क्या कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है जब यहां पर कोई पारदर्शी माध्यम रखा हो। क्या रखा हो? हमें आवाज नहीं आ रही है, ओके। मान के चलिए यहां कांच का टुकड़ा रखा है। क्या रखा है? अब देखिए यहां प्रकाश की किरण आ रही है,
ये आ रही प्रकाश की किरण, ये कहां से आ रही? हवा। कहां से आ रही? हवा से आ रही है। कहां जा रही? कांच में जा रही है। बिल्कुल आर पार चली जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में। पहली बात तो ये है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाए, ओके, तो प्रवेश करने को ही अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आर पार जाने को ही, हवा से आई पानी है, पानी में चली जाएगी, पानी से आई हवा में, हवा से आई कांच में, हवा से आई एल्कोहल में, क्या कहेंगे? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? लेकिन यहां कुछ गुण परिवर्तित होंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या गुण परिवर्तित होंगे? पहली बात तो हमें यह पता लगाना है कि जितने माध्यमों में वो ट्रेवल कर रही है वो है माध्यम कैसे। जैसे प्रकाश बिल्कुल जहां पर कुछ ना हो, वैक्यूम हो, वहां ट्रेवल कर सकता है, या इससे ज्यादा उसे हवा में, पानी में, एल्कोहल में, कांच में। ठीक है? अब आप देखोगे कि ये सारे पदार्थ एक दूसरे से गाढ़े हैं। जैसे बिल्कुल जहां हवा भी नहीं है उससे गाढ़ी हवा है, उससे गाढ़ी हवा से गाढ़ा, या गाढ़ेपन को हम विज्ञान में कहते हैं घनत्व, डेंसिटी। जो जितना ज्यादा गाढ़ा है उसकी डेंसिटी उतनी, हाँ या ना? तो आप बताइए निर्वात से गाढ़ा कौन है? हवा से गाढ़ा, पानी से गाढ़ा। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? ठीक है। अब देखें तो सबसे गाढ़ा कौन हो गया? ठीक। अब देखिए अगर दो पदार्थ लिखे, जैसे यहां लिख दिया हमने हवा और पानी, क्या लिख दिया? तो इन दोनों में हम कहेंगे विरल, जो ज्यादा गाढ़ा नहीं उसको कहते हैं विरला माध्यम। ओके, विरल माध्यम कौन है? सघन। लेकिन अगर पानी और कांच ले लिए जाएं तो इन दोनों में विरला कौन है और गाढ़ा कौन है? यानी कौन विरल है कौन सघन है ये ऑन द स्पॉट तय किया जाएगा, पहले से रटा नहीं जाएगा। अभी आप कह रहे थे पानी गाढ़ा है और यहां कह रहे पानी कम गाढ़ा है। ओके, तो ये निर्भर करेगा, जैसे हवा से पानी में, हवा से तो हवा गाढ़ी है, सॉरी पानी गाढ़ा है, हवा विरल है। अब उल्टा पानी और कांच, पानी और, तो अब पानी विरल हो गया और कांच। ओके, कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? पक्का? चलिए, तो अब हमें देखना ये है, याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। हमने आपको बताया कि जब भी प्रकाश किरण आर पार प्रवेश करेगी, आर पार, तो कुछ परिवर्तन होंगे। परिवर्तन क्या होंगे ये देखें आप। ये लेसन ही खत्म होने जा रहा है, फिर आप कहेंगे कि हाँ सर आपने ये तो बता दिया था। ओके, देखे परिवर्तन क्या होंगे। अब देखिए ये आ रही है प्रकाश की किरण, ये देखें। अब कायदा ये कहता है कि ये अभिलंब है, जहां पर भी पॉइंट हो वहां हमें अभिलंब बनाना है। क्या बनाना है? अरे क्लियर है? ठीक है। कायदा ये कहता है कि इसको ऐसे जाना चाहिए, सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन प्रकाश की किरण सीधे रास्ते नहीं जाती। प्रकाश की किरण सीधे रास्ते, ये अपने रास्ते से दाएं या बाएं, दाएं या, अब ये दाएं बाएं क्या कहलाएगा? ये अभिलंब है, या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। या तो ये यहां से जाएगी या फिर ये दूर हट जाएगी।
यानी या तो और झुककर चलेगी या दूर हटकर चलेगी। सही है, दो कंडीशन है, जस की तस उसी मार्ग से नहीं जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो सेम रास्ते से नहीं जाएगी, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से। अरे क्लियर है? पक्का? यानी अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, अपने रास्ते से। इसी मुड़ने की घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है। अब ये मुड़ेगी कैसे? मान के चलिए ये हवा से आ रही है और कहां जा रही है? पानी। बहुत सारी बातें खट्टी क्लियर होने वाली, सुन लेना मेरी बात। ओके, ये आ कहां से रही है? जा कहां रही है? साइंस की भाषा में कहें तो विरल माध्यम से। अरे क्लियर है? सीधी बात हम बुंदेलखंडी में कहें, खुले मैदान से आ रही है और भीड़ में। अच्छा, आप होते तो जब आप खुले में चल रहे थे तो आप फैल कर चल रहे थे, और जब आप भीड़ में चलेंगे तो सिकोड़ करके चलेंगे। बस वही सिद्धांत यहां है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप खुले मैदान में चल रहे थे तो आप तेज चल रहे थे, और जब आप भीड़ में जाएंगे तो नहीं चलेंगे। बस यही सिद्धांत यहां लागू होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से तो अभिलंब की ओर सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी माने झुक जाएगी। अरे क्लियर है? यानी एक बात है कि यहां पर कोण बड़ा था, लेकिन यहां पर यही कोण क्या हो जाएगा? छोटा। ओके, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कहलाता आपतन का कोण, ये कहलाता अपवर्तन। अब वहां पर था परावर्तन, यहां क्या है? अरे क्लियर है? अब देखे, अगर उल्टा कर दें, हम कह दें यहां पानी से कहां जा रही? आया ना? तो अब कहां से आ रही? सघन से। कहां जा रही? फिर वही बात, अब भीड़ से आ रही, खुले में जा रही, अब फैल कर चलेगी। अभिलंब से हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। दूसरी बात यह है, इन दोनों ही कंडीशन में एक और दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आएगी वेग की। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां आएगी तो इसका वेग घट जाएगा। इसका वेग उल्टा। जब सघन से कहां जाएगी तो वेग। अब हमने पढ़ा था कि वेग तो डिपेंड करता है तरंग दैर्घ्य पर। यानी एक्चुअली बात, वेग तो बाद में डिस्टरबेंस होगा, पहले डिस्टर्ब क्या होगा? ओके, यानी एक बात क्लियर है कि अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आए तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा। तरंग दैर्घ्य ओके, और यदि तो तरंग दैर्घ्य, यानी तरंग दैर्घ्य बदल गया, आवृत्ति नहीं बदलेगी, तरंग दैर्घ्य बदलेगा और वेग बदलेगा। ओके, लेकिन एक बात और आती है, कि ये प्रकाश आ रहा है, अभिलंब है, ये हवा है। सारे लोग यहां देखें प्लीज, ये हवा है, ये कांच है। देखिए, मैं 10 मिनट के लेक्चर में आपका लेसन खत्म कर दूंगा। आपका एक क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके मन में रह जाए और आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखें आप, ये प्रकाश की किरण निश्चित तौर पर है कि अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन हमने ये कहीं नहीं कहा कि कितनी झुकेगी। नहीं आ रही बात सुन? ये कितना कंप्रेस होगी? थोड़ा कंप्रेस, ज्यादा कंप्रेस, और ज्यादा कंप्रेस, और ज्यादा कंप्रेस, कहा गया? हाँ, तो ये निर्भर दो बातों पर करता है कि ये कितना मुड़ेगी।
ये कितना झुकेगी? सुन रहे हो? ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक, पदार्थ पर। काय पर? पदार्थ जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, पदार्थ जितना ज्यादा, उतना ज्यादा प्रकाश की किरण झुकेगी। जैसे हवा से जा रही, कहां जा रही? भूल जाओ, कांच में जा रही, पानी में जा रही। ये जाना यहां से था, इतनी झुक गई। पानी की जगह हम ले लेते ग्लिसरीन। क्या ले लेते? तो देखो अब ये और झुक जाती। क्या हो जाती? अरे क्लियर है? अब हम ले लेते कांच, और ज्यादा झुक जाती। कांच में भी पतला कांच, मोटा कांच, और मोटा कांच। नहीं आ रही बात समझ में? तो जितना ज्यादा मोटा कांच हो तो उतनी ज्यादा झुकती जाती। यानी सार क्या निकलो? सार ये निकलो कि प्रकाश की किरण के मुड़ने की घटना पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा घनत्व बढ़ेगा, जितना ज्यादा गाढ़ापन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा प्रकाश किरण मुड़ेगी। नहीं आ रही बात? आ रही है? और मुड़ने की घटनाओं को ही कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? और कितनी प्रकाश की किरण मुड़ी, इसके नाप को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक तीन तरीके से काउंट करेंगे। पहला काउंट करेंगे हम कि प्रकाश किरण कितनी मुड़ी। ओके? तो हमेशा जैसे जैसे पदार्थ गाढ़ा होता जाएगा, जैसे हम कहें निर्वात से ज्यादा अपवर्तनांक हवा का, क्योंकि हवा गाढ़ी, हवा ज्यादा मोड़ देगी। कोई कहे हवा से ज्यादा अपवर्तनांक, पानी से ज्यादा अपवर्तनांक, ग्लिसरीन का ग्लिसरीन से ज्यादा, कांच का कांच से ज्यादा, मोटे कांच का। ओके? क्यों? क्योंकि ये लगातार प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ेंगे। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इसे ढाल दिया वेग पर, क्योंकि वो एक बात और जानते थे, ये जितनी ज्यादा मुड़ेगी उतनी ज्यादा वेग पर भी असर पड़ेगा। दिमाग लगाइए, यहां पर हमने हवा लिया, हवा की जगह पानी लिया, पानी की जगह ग्लिसरीन लिया, तो ये मुड़ तो रही है, साथ में इसका वेग भी डाउन होता जाएगा। जितना ज्यादा मुड़ेगी ज्यादा कब? जब पदार्थ सघन होगा। वो जितना ज्यादा सघन होगा उतना ज्यादा प्रकाश का वेग भी। ओके? तो दूसरा टाइप विद्वानों ने ले लिया, वैज्ञानिकों ने ले लिया कि हम इसे काउंट करेंगे प्रकाश के वेग में। तो कहा गया कि हवा में प्रकाश की चाल, सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम में वो प्रवेश कर रही है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी एक बार हमने मुड़ने के आधार पर नापा और एक बार हमने वेग के आधार पर नापा। दोनों परिभाषाएं सही है, दोनों परिभाषाएं। एक बात हो, अब हमने यहां प्रकाश की किरण एक रखी, पदार्थ बदले। क्या बदले? मजा नहीं आ रहा यार। क्या बदले? बदले हमने पदार्थ बदले, तो पदार्थ बदलने से इसके मुड़ने की क्रिया इधर उधर हो रही। लेकिन सोचिए 2 मिनट के लिए, हम पदार्थ एक ही रखें और रंग बार बार बदलें। देखना, यहां पर एक बार हम बैगनी रंग लाएं, क्या लाएं? फिर कहीं हम हरा रंग लाएं, ठीक है, कहीं लाल समझ गए होगे आप लोग। तो आपको पता है कि इनके तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, इनके तरंग दैर्ध्य कि नहीं है? अरे बोलो यार, इनके तरंग दैर्ध्य। तो आप तरंग दैर्ध्य को देखोगे जब अलग अलग है, तो हमने कहा था कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे, हाँ है ना? तो याद रखिए, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो मुड़ता ज्यादा है, वो मुड़ता, यानी ज्यादा टर्न कौन होगा? आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? कौन मुड़ेगा?
बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ेगा और जबकि लाल सबसे, इसीलिए आपने देखा हो कोई लेंस रख दो और सूर्य का प्रकाश आता है तो वहां पर हमें कई सारे रंग दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य की प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये देखें, एक किरण आ रही है, इसमें कितने रंग हैं? 7 हैं। लेकिन जब ये मुड़ते हैं तो सबके मुड़ने का कोण अलग अलग है, सबका अपवर्तनांक अलग। अब यहाँ अपवर्तनांक यानी मुड़ना, अपवर्तनांक यानी, तो हम कहेंगे जी सब रंग अलग अलग मुड़ गए, सो हमें सारे रंग दिखाई देने लगे। तो रंगों में यदि हम कहें, काय में, तो हम कहेंगे बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे, लाल का अपवर्तनांक सबसे, ओके। जबकि यदि आवृत्ति में कहें तो बैगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा और लाल की आवृत्ति सबसे, ओके। हमने कहा तरंगदैर्घ्य में हम कहें तो बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे, हम वेग में कहें तो बैगनी का वेग कम, लाल का ज्यादा। देखिए मैंने आपको सारा सार समझा दिया। अब लाइनें आएंगी, लाइनें हम पढ़ते रहेंगे। नहीं आ रही बात सुन? तो क्या हमने अपवर्तन और परावर्तन पढ़ा दिया? अब अगली लाइन आती है विवर्तन। क्या आती है? देखें, हम बोर्ड पर जब पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में तो रहना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, चलिए। विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरण का किनारों द्वारा मुड़ जाना। अब देखना, अपन ये कहते कि जैसे ये लाइट जल रही, अब प्रकाश की तरंग सीधी जाना चाहिए, लेकिन आप देखोगे अगर उस कमरे में अंधेरा होता और एक कमरे में उजाला है तो प्रकाश किरण इस कमरे में, आप सोचो मन में कि हम यहाँ खड़े हैं, इसके कमरे, अंदर वाले कमरे में यहाँ खड़े हो आप, वहां पर भी आपका उजाला पहुंच जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि प्रकाश कहां चला जाएगा? मुड़कर। तो प्रकाश किरण का किनारों से मुड़कर दूसरी जगह पहुंच जाना कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है? तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अब एक और प्रश्न आया, व्यतिकरण। क्या आया? अरे क्लियर है? अब व्यतिकरण क्या कहलाता है? व्यतिकरण आपको याद हो, हमने एक जगह आपको पढ़ा था अनुरणन। अनुरणन में हमने आपसे कहा था कि प्रकाश की किरणें एक जगह जाकर के जो इकट्ठी हो रही हैं और वहां उनकी आवृत्ति क्या हो रही? बढ़ रही। हाँ है ना? तो थॉमस यंग ने इस पर प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने कहा कि अगर एक ही स्रोत है, या तो बल्ब या मोमबत्ती या कोई भी चीज ले लो, अगर उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक बिल्कुल पतली सी किनारे में से जा रही हैं, तो वो कुछ स्थानों पर जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं, तो कहीं कहीं पर उनकी तीव्रता इकट्ठी होने के कारण बहुत ज्यादा और कहीं कहीं पर उनकी तीव्रता कम, जबकि मोमबत्ती की तीव्रता ज्यादा है। अब किसी पॉइंट पर उनकी तीव्रता मोमबत्ती से भी ज्यादा, जबकि किसी पॉइंट पर तीव्रता बहुत कम। जबकि सिद्धांत क्या था कि मोमबत्ती से यानी तो मोमबत्ती के बराबर होना चाहिए, लेकिन किसी पर ज्यादा, किसी पर, इसे कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं? और व्यतिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे आप देखते हो साबुन की बुलबुले बनाते हो, आप साबुन के बुलबुलों में चटकीले रंग दिखाई देते हैं। ये रंग इसलिए दिखाई देते हैं, जहां चटकीले रंग दिखाई दे रहे हैं वहां पर प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो गई हैं और रंग चटकीले हो गए हैं, और कहीं कहीं रंग आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो क्या आपको समझ में आया? आपको एक बात समझ में आ चुकी है, अपवर्तन, सॉरी परावर्तन यानी टकरा कर वापस आना, अपवर्तन यानी आर पार निकल जाना, और विवर्तन यानी मुड़कर चले जाना, और व्यतिकरण यानी कुछ पॉइंटों पर तीव्रता ज्यादा हो जाना, कुछ पॉइंटों पर तीव्रता। एक पॉइंट और आया, ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब होता पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होता क्या है? देखिए जरा, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। कई बार आप पत्रिकाओं में भी पढ़ते होंगे, पेपर में भी पढ़ते हैं कि राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है किसी एक ओर रुझान होना, किसी एक ओर। दो पक्ष हैं, दो पक्षों में से पूरा का पूरा एक पक्ष की ओर ले गए, ये है ध्रुवीकरण। क्या है? बस ऐसे ही होता है प्रकाश में। प्रकाश में अभी हमने पढ़ा था
कि प्रकाश की एक तरंग में दो प्रकार की तरंगें विद्युत की भी हैं और हाँ है ना। अगर हम कोई ऐसा यंत्र लगा दें, अगर हम कोई ऐसा यंत्र लगा दें कि वो यंत्र केवल एक क्षेत्र को निकलने दे, या तो विद्युत को, ठीक, हमने कोई ऐसा यंत्र लगा दिया। अब देखो इसमें विद्युत के भी क्षेत्र हैं, आड़ा बना दे रहे, ठीक है, और इसमें से कोई एक क्षेत्र निकल पाए, तो ये हो गया प्रकाश का ध्रुवीकरण। और ये करते हैं धूप के चश्मे। क्या करते हैं? आपको याद हो, ज्यादा चकाचौंध और गर्मी के दिनों में धूप में हमें दिखाई नहीं देता, तो हम धूप के चश्मे लगा लेते हैं, हमें आराम से दिखाई देता रंगीन चश्मों में, क्योंकि इन रंगीन चश्मों में या तो खड़ी लाइनें होती हैं या फिर हाँ है ना, तो या तो ये आड़े प्रकाश को निकलने देती हैं या अरे क्लियर है। अतः इनकी आवृत्ति देखिए, एक कोई आवृत्ति पहुंचती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दे की बात आती है, आपने देखा होगा, हमने पढ़ा परावर्तन। अब देखिए ना, ध्वनि दो प्रकार, सॉरी, हमने दो प्रकार की तरंगें पढ़ी थी, यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक में हमने टारगेट दिया था ध्वनि को, और इसमें दिया था प्रकाश, दिया था। ये ध्वनि अनुदैर्ध्य थी और प्रकाश। लेकिन आपने एक बात देखी हो, देखिए बहुत बारीक क्वेश्चन बता रहे हैं, आपने एक बात देखी हो, जैसे प्रकाश टकराकर वापस आ रहा है, ऐसी ध्वनि भी टकराकर वापस आ रही थी। जैसे हमने वहां कहा था प्रतिध्वनि, क्या कहा था, और यहां कह रहे हैं परावर्तन। क्या कह रहे हैं? यानी परावर्तन की घटना दोनों दर्शा रहे, नहीं दर्शा रहे। यानी परावर्तन की घटना अनुप्रस्थ तरंगें भी दर्शाती हैं, और यानी प्रकाश भी दर्शाता है, और ध्वनि। बढ़िया जवाब दो यार, ओके पक्का। अब आया प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने प्रकाश का अपवर्तन तो पढ़ा, लेकिन ध्वनि भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, क्या नहीं करती? कर जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रकाश ध्वनि भी तीनों माध्यमों में गति कर सकती है, और ध्वनि तो माध्यमों में ही गति करती, बिना माध्यम के तो वो अरे क्लियर है। यानी अपवर्तन ये भी दर्शाती है, और हाँ है ना, दो बातें। तीसरी बात, हमने एक चीज और पढ़ी थी, विवर्तन। हमने कहा था यदि दरवाजे बंद हो तो ध्वनि किनारों से मुड़ करके, और अभी प्रकाश के बारे में भी पढ़ा, यानी विवर्तन की घटना ये भी दर्शा रहे हो। देखो परावर्तन दोनों, अपवर्तन दोनों, विवर्तन, व्यतिकरण वहां पर भी पढ़ा था हमने, वहां हमने नाम दे दिया था अनुरणन। क्या नाम दे दिया था? यानी व्यतिकरण ये भी कर रहा और व्यतिकरण, अरे क्लियर है। लेकिन ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि, और इसमें दो क्षेत्र नहीं है कि आप एक क्षेत्र को रोक लो और एक को नहीं, थे दो क्षेत्र। इसलिए ध्वनि ध्रुवण की घटना नहीं बताती, जबकि प्रकाश ध्रुवण की घटना को बताता है। यानी एक घटना ऐसी है जो ध्वनि नहीं करती है, प्रकाश। अब ध्वनि को आप इनडायरेक्टली नाम दे सकते हैं अनुदैर्ध्य, क्या, और प्रकाश को अरे क्लियर है। तो या तो आप तुलना कर दीजिए ध्वनि और प्रकाश में, ध्वनि और पीएससी परीक्षाओं तक ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि और प्रकाश में अंतर कर देती है? तो ध्यान रखना, परावर्तन दोनों करते हैं, अपवर्तन दोनों करते, विवर्तन दोनों करते हैं, व्यतिकरण दोनों करते हैं, लेकिन ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगें करती हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे अरे क्लियर है। यही कारण है कि ध्रुवण की घटना कौन? प्रकाश करता है, जबकि अच्छा ईमानदारी से बताइए सारे लोग, अभी आपको मेरी घड़ी के अनुसार मात्र 45 मिनट पढ़ते हुए हैं। देखिए पढ़ना एक अलग बात है,
लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब सारा लेक्चर पढ़ा तब पता चला कि ऐसी कौन सी घटना की ध्वनि करती है, सॉरी ध्वनि नहीं करती, प्रकाश। ओके, कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? अब ये तो हमने पढ़ा काय के लिए कि हमारा बेस मजबूत हो जाए। अब वही घटनाएं हमें ऑन द बोर्ड पढ़ना है। देखें आप, देखो ये आया था ना, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण एवं ध्वनि। ठीक है। प्रकाश का आंख पर प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। याद रखिएगा, 1/16 सेकंड तक हमारी आंख पर प्रभाव, जबकि कान पर प्रभाव रहता आवाज 1/10। 1/, अब दिक्कत यह है कि 1/16 बड़ा है या 1/10 बड़ा है? 1/10 बड़ा है। क्यों बड़ा है 1/10? क्योंकि इसमें भाग दोगे तो ये 10 का भाग दोगे, इस 1 का 10वां भाग करना, या 1 का 16वां भाग करना। सही है। यानी हमारी कान पर आवाज का असर ज्यादा देर तक रहता है, जबकि आंख पर चित्र का असर कम देर तक रहता है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये रट लीजिए। अब देखें जरा, 1/16 सेकंड तक रहता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का जब एक माध्यम से ओके प्रवेश करता है तब उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य, नहीं बताया हमने? नहीं बताया। चाल भी परिवर्तित होती है, तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित। ओके, आप लोग डाउन हो गए? डाउन हो गए? चलिए, परंतु आवृत्ति, ये मैंने बताया था आपको, आवृत्ति नहीं बदलेगी। प्रकाश की एक किरण श्वेत, एक्चुअली ये कंप्यूटर मिस्टेक है, श्वेत होती है जिसमें, हाँ है ना, ये रंग है बेजानी, हैप्पी नाला। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये 7 रंग ये रहे, इनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, आवृत्ति अलग अलग है, हाँ है ना। अब एक नई चीज जुड़ गई, इनका अपवर्तनांक भी अलग अलग नहीं है। ऊपर अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, नीचे अपवर्तनांक सबसे, क्योंकि अपवर्तनांक यानी मुड़ना, मुड़ते वो ज्यादा हैं जिनका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ओके, देखें तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारे का सारा आपको स्पेक्ट्रम दिखा दिया। देखते हैं तो अब प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्यों? मुद्दे की बात हम दोनों तरीके से कह दें। प्रकाश के 7 रंग हैं, 7 की तरंगदैर्घ्य। हम उल्टा पढ़े, हमारे पास 7 प्रकार की तरंगदैर्घ्य हैं, हमारे पास 7 प्रकार की, और 7 तरंगदैर्घ्य के रंग, यानी रंगों के तरंगदैर्घ्य अलग अलग, या उल्टा कहें अलग अलग तरंगदैर्घ्य के रंग अलग अलग। ओके, यानी रंग निर्भर तरंगदैर्घ्य पर, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर रंग। ओके, कोई डाउट है? इन रंगों की तरंगदैर्घ्य नहीं पढ़ाया? ईमानदारी से बताइए, नहीं पढ़ाया क्या? ओके, आगे देखे, बैगनी से लाल, बैगनी से, बैगनी कहां है, लाल कहां है? तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? आगे देखे, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि लाल का। ओके, प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर ही तरंग की, नहीं बताया था? बताया तो। चलिए, बैगनी रंग की से लाल रंग की ओर जाने पर वेग लगातार। ओके, चलिए और देख लेते हैं। बैगनी रंग का वेग सबसे कम, जबकि लाल रंग का वेग सबसे। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर, जबकि आवृत्ति का क्रम बैगनी से लाल की ओर, आवृत्ति कम होती है। ठीक है, चलिए बैगनी की रंग आवृत्ति, अब देखो ये पढ़ा चुके हम। देखिए अब सारी चीजें प्रकाश की घटनाओं से संबंधित सिद्धांत। ओके, अब मुझे आप पानी पीने का टाइम देंगे। आप देखेंगे कि सारा एक भी लाइन अगर ऐसी आई हो, देखिए 2 प्रकार से टीचर पढ़ाते हैं। एक पहले लाइन लिख जाए, वो पेन फेर दिया, देखो ऐसा होता है। नए स्टूडेंट भी मेरे पास है, पुराने स्टूडेंट भी हैं।
आपने एक बात देखियो, इस बार हमारी पॉलिसी है कि 30 मिनट के अंदर आपको वो सारा मटेरियल पढ़ा दिया जाए कि आगे जब लाइन आए तो आप कहें सर ये तो हमें ओके। और स्पीड भी आप देख लीजिए, लाइव क्लास वाले भी देखेंगे कि आप जो चैप्टर 4 दिन में एक एक करके खत्म करते थे, वो 4 दिन का चैप्टर एक ही दिन में क्या करेंगे, खत्म। ओके, बस टेस्ट देने के लिए आपको तैयार रहना है। ओके, मुझे आप 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे, आप रिलैक्स हो लीजिए, मैं पानी पी करके वापस आता हूं। लाइव क्लास वालों की कोई दिक्कत? चलिए ओके, 2 मिनट में आता हूं।
चलिए देखिए, अब बात आती है कि प्रकाश की जितनी घटनाएं हमने पढ़ी हैं, हमने विवर्तन पढ़ा, वर्तन पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी। ओके, आखिर इन घटनाओं की जो प्रैक्टिकल किया है, जो खोज की है, वो किन विद्वानों ने की, और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है। ओके, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत अभी पढ़ा था, फोटोन। फोटोन को हिंदी में कहा था कण। ओके, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। कौन ने? हमें आवाज नहीं आ रही है। ओके, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। कौन ने? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्ड। ओके, काय का विवर्तन याद आया? मुड़ करके चलना। प्रकाश का, अरे क्लियर है? तरंग सिद्धांत, यानी तरंग सिद्धांत में एक ये ध्यान, कोई कहे विवर्तन का सिद्धांत क्या शो करता है, कण सिद्धांत या तरंग? अरे भैया, प्रकाश जब ही मुड़ के चलेगा जब तरंगों से मिलकर बने। कण तो मुड़ नहीं आएंगे, किसी कंकर फेंकोगे, कण फेंकोगे तो नीचे गिरेंगे, मुड़ेंगे थोड़ी। तो ध्यान रखना, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ये सारे तरंग सिद्धांत पर आधारित हैं। क्या? तो हमने कहा विवर्तन का सिद्धांत कौन ने दिया? तरंग सिद्धांत कौन ने दिया? प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत बताया था अभी। कौन ने? थॉमस। अरे क्लियर है? जल्दी रिवाइज करिए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन ने दिया? कणिका सिद्धांत। ओके, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया कौन ने? प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। ओके, प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत। ओके, ग्रेमाल्डी ने। जल्दी खुद से बता दीजिए खुद को कि हमने क्या पढ़ा। अब ये 3-4 सिद्धांत जल्दी करिए, मात्र आपके पास 30 सेकंड है। जरूरी नहीं लिखें, आप खुद को समझाने का बोलिए हमेशा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत, खुद को बताइए जल्दी से। यदि लाइव क्लास वालों का भी हो गया तो जल्दी थंब इंप्रेशन बनाएं। देवी देखो जरा। नहीं आया? हाँ, नहीं आया? ओके, हवाओं में प्रकाश की चाल का सिद्धांत फौकॉल्ट ने। क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन ने दिया था? आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? मैक्स प्लांक। ओके, चलिए देखो, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत देखो जरा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल। अब देखो, 2 बातों में थोड़ी सी अंतर आ गया। अभी पढ़ा था तरंग सिद्धांत, वो दिया था हाइगेंस। कौन ने? तरंग सिद्धांत, केवल तरंग सिद्धांत की बात की जाए तो कौन ने दिया था? अरे क्लियर है? और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कौन ने दिया था? ओके, कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। ओके, जबकि मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत। कौन सा? अरे क्लियर है? विवर्तन का सिद्धांत दिया था ग्रेमाल्डी ने। ओके, और व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। क्लियर है? चलिए, विद्युत चुंबकीय फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन ने। कॉम्पटन प्रभाव चलिए बाद में पढ़ाते हैं। अब फिर वही बात, प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। वस्तु 3 प्रकार की होती हैं। एक जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, है ना? देखो, प्रदीप, अदीप, पारदर्शक वस्तुएं। प्रदीप का मतलब कहलाती हैं जैसे सूर्य, ये ट्यूबलाइट प्रकाश दे रही, जो प्रकाश देता है वो प्रदीप्त है ना?
अप्रदीप्त का मतलब जैसे ये रिमोट है, ये हमारी घड़ी है, ये खुद प्रकाश तो नहीं दे रही, तो कहलाती है अप्रदीप्त। पारदर्शक कहलाती हैं जो ट्रांसपेरेंट, आर पार प्रकाश निकल जाता है। चलिए छोड़ते हैं, अर्ध पारदर्शक सारी चीजें पढ़ा चुके। प्रदीप्त वस्तुएं देखो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये खुद प्रकाश देती हैं, तो इनमें ज्यादा समय बर्बाद करने का नहीं है। पारदर्शक वस्तुएं आर पार निकल जाती हैं, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं जो आर पार पूरी तरीके से जाने नहीं देती हैं। देखो हाँ, अब प्रकाश का वेग। पहली बात, प्रकाश का वेग, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश बहुत तेज चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज चलने के बाद भी हम इसे नाप सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश को गैलीलियो ने बताया, रुक जाइए, गैलीलियो ने बताया कि प्रकाश को नापा जा सकता है, प्रकाश के वेग को नापा जा सकता है। गैलीलियो ने नापा नहीं। इसके बाद है रोमर। कौन आए? रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले नापा, लेकिन उनकी काउंटिंग गलत आई। भले काउंटिंग गलत आई, लेकिन सबसे पहले नापा किसने? ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, हाँ है ना? देखते हैं जरा। गैलीलियो ने बताया कि प्रकाश को अत्यधिक होता है, परंतु इसे गैलीलियो ने नापा नहीं, बताया था कि नापा जा सकता है। गैलीलियो ने प्रकाश का वेग मापने का प्रयास किया, परंतु नाप नहीं पाए थे। ओके, सफल नहीं हुए। रोमर सफल हुए, लेकिन देखो रोमर सफल हुए, लेकिन इनकी काउंटिंग क्या आई? गलत। ओके, प्रकाश की चाल माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। अब अपवर्तनांक समझ गए? प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, मतलब जैसे निर्वात, निर्वात का अपवर्तनांक कम, प्रकाश की चाल ज्यादा। अब उससे हवा, हवा का अपवर्तनांक थोड़ा सा कम रहेगा, वैसे निर्वात और हवा का एक ही माना जाता है। अब पानी में आएगा तो अपवर्तनांक ज्यादा, पानी का अपवर्तनांक, उसमें प्रकाश की चाल कम। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उससे ज्यादा अपवर्तनांक कांच का, काय का? अरे क्लियर है? कांच का अपवर्तनांक और ज्यादा, तो जब कांच का अपवर्तनांक ज्यादा तो उससे प्रकाश की चाल और नहीं आ रही बात। याद रखना, जहां अपवर्तनांक ज्यादा वहां चाल कम। ऐसा ही होता रंगों में, आपने देखा होगा बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा, लेकिन उसकी चाल कम। लाल रंग का अपवर्तनांक कम, चाल ज्यादा, यानी अपवर्तनांक और चाल एक दूसरे के। अरे क्लियर है? ईमानदारी से बताइए, ये पॉइंट मैं पहले समझा चुका। ये एक अकेली लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी थ्योरी है। ये समझना, जो रटना नहीं है। साइंस से लेकर के ज्योग्राफी तक कुछ नहीं रटना आपको। ओके, चलिए। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक उसमें प्रकाश की चाल कम, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए सारी चीजें, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड, थोक में मान लेते हैं 20 सेकंड। क्या मान लेते हैं? चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड लगते हैं। चलिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर पर सेकेंड, मीटर। ओके, पानी में और कम, ये 8 रहने दो, ये 3 की जगह 2.5 हो गई। कांच में गए सो 2 हो गई, नहीं हो गई? चलो, व्यतीकरण। हम चाय पी रहे हैं, बताइए व्यतीकरण नहीं पता? हम स्लाइड चलाते जा रहे हैं चाय पीते पीते, आप वो पॉइंट बताना जो मैंने आपको नहीं बताया। ओके, चलिए बताएं, पढ़ते चले। व्यतीकरण में मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक ही स्रोत से आ रही हो, एक ही तरफ जा रही हो, तो कुछ माध्यम, कुछ पॉइंट पर जाकर के वो इकट्ठी हो जाएंगी, उनका आवृत्ति बढ़ जाएगी, कुछ पर उनकी आवृत्ति। अरे क्लियर है? और इसे ही क्या कहेंगे? व्यतीकरण। क्या कहेंगे? ओके, देखें, एक दिशा में चलती हैं, विभिन्न विद्युत प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है, अध्यारोपण हो जाता है। ओके, देखें, तीव्रता अधिकतम, किसी पर तीव्रता न्यूनतम, इसे ही कहते हैं व्यतीकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये हम पढ़ाने वाले हैं। चाय पी लें, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए देखिए, लाइव क्लास वालों के लिए कोई दिक्कत? चलिए बताएं।
सारे लोग दे रहे। कौन है? क्या नाम उसका? जगदीश लोधी। नो डाउट। चलिए देखते हैं अप्रकीर्णन है क्या। देखें आप, प्रकीर्णन का ये देखिए अंग्रेजी वर्ड क्या लिखा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, मुड़ना नहीं। क्या? बिखरना जानते हो ना? बिखरने का मतलब होता है जब कोई चीज स्प्लिट होकर के टकरा करके उसकी दिशा का पता ना रहे कि जाएगी कहां। जैसे आप गेहूं के दाने ले लें और जमीन पर पटक दें। आपने गेहूं के दाने लिए, जमीन पर पटक दिए, कौन सा दाना कहां जाएगा पता है? या आप कोई रंग ले लें, लिक्विड ले लें और जमीन पर अचानक से पटके तो क्या उसके छींटे किस दिशा में जाएंगे पता रहेगा? बस यही कहलाता है बिखरना। क्या कहलाता है? ओके, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप समझ गए। प्रकाश का किसी पदार्थ से टकरा करके बिखरना ओके कहलाता है। अब देखिए, जैसे हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी है, हम यहां रह रहे हैं और यहां पर वायुमंडल है और वायुमंडल में है नाइट्रोजन। क्या है? ये नाइट्रोजन के कण करते क्या है, जब प्रकाश की श्वेत रंग की किरण आती है तो नाइट्रोजन के कणों से जब ये टकराती है तो ये नीले रंग, आसमानी रंग को, कौन को? आसमानी रंग को बिखेर देती है। सो ये देखें, आसमानी रंग बिखर गया, यहां भी बिखर गया, तो हम लोगों को आसमान कैसा दिखाई देता? नीला दिखाई देता। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या कारण? क्योंकि दिखने का एक सिद्धांत है, हमारी आंख में, ये हमारी आंख है, जो रंग, जो किरण हमारी आंख में पहुंचेगी हमें वही दिखाई देगा। आपके शरीर से चलने वाली किरणें हमारी आंख में पहुंच रही हैं, आप हमें दिखाई दे रहे हो। हम ये हथेली लगा लें, अब आप हमें दिखाई नहीं दोगे, क्योंकि आपसे चलने वाली किरणें यहां तक तो पहुंच रही, लेकिन हमारी आंख में ओके। दूसरी बात, जब सूर्य उगता है तो उस समय आसमान हमें यहां लाल दिखाई देता है, कारण उस समय किसका प्रकीर्णन होता? लाल रंग। ओके, अब आप देखेंगे गहरा पानी हमें लाल दिखाई देता है, सॉरी नीला दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, ज्यादातर नीला और बैगनी का होता है। पानी के कण हमेशा 7 रंगों में से नीले रंग का बिखराव कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। तो प्रकीर्णन के कारण ही हमें पानी कैसा दिखाई देता? अच्छा, अगर हम आसमान में अंतरिक्ष यान से यात्रा करते ही हमारा वायुमंडल था, हम वायुमंडल के ऊपर निकल गए, वायुमंडल के अंतरिक्ष यात्री हैं हम। अब ना यहाँ नाइट्रोजन है तो रंग आएगा तो कोई भी रंग नहीं बिखरेगा। जब कोई भी रंग नहीं बिखरेगा तो कोई भी रंग हमारी आंखों में, तो कोई रंग नहीं दिखेगा तो काला। क्या? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान कैसा दिखाई देता? अब प्रश्न ये उठता है कि हमने प्रकीर्णन तो पढ़ लिया, पानी का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन, ओके, आसमान का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन, सुबह और शाम आसमान का लाल दिखाई देना। लेकिन ये प्रकीर्णन 7 रंगों में होता कैसे है और कौन कौन सा? याद रखिए, प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। काय बार? ओके, प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। नहीं आ रही बात? ओके, यानी सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का। काय का? कहीं बैगनी बल्ब लगा हो तो बैगनी बल्ब चारों तरफ प्रकाश को बिखरा देगा, हमें स्पष्ट दिखाई। अरे क्लियर है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। ओके, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे,
ओके, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन। अब देखिए कितनी सारी विशेषताएं हमने रंगों के बारे में पढ़ ली, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखना जरा, हमने पहले पढ़ा यहां बैगनी और यहां पढ़ा लाल, ठीक। रिवीजन कर रहे हैं अपन। आपको याद हो बैगनी से लेकर के लाल तक हमने कहा एनर्जी, क्या कहा? एनर्जी डाउन, आवृत्ति डाउन। अरे क्लियर है? तरंग देर बढ़ेगा। अरे तरंग देर उल्टा बनाना था, एक्चुअली हमें कहना था आवृत्ति नीचे से ऊपर बढ़ती, ऊर्जा बढ़, तरंग देर नीचे बढ़ता है, यानी एक्चुअली घटता है। यहीं पर वेग, हाँ है ना? अरे क्लियर है? अपवर्तनांक ऊपर, प्रकीर्णन ऊपर, हाँ है ना? बताइए इतनी सारी चीजें, 1 2 3 4 5 6 चीजें हमें रटने की जरूरत नहीं है। कोई आवृत्ति कह दे किसकी ज्यादा किसकी कम, और बैगनी और लाल में ही क्यों, कोई भी कहते हरे और नीले में बताओ, तो हम हिसाब लगाएंगे बेजानी हेपनी नाला बैगनी जामनी, ऐसा लिख लेंगे। जो ऊपर रहेगा जो नीचे रहेगा हम हिसाब लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे? ओके, कोई डाउट है? तो मुझे लगता है कि यहां आपके पास कोई डाउट नहीं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो प्रकीर्णन के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आया होगा। अन्य पदार्थों के उपस्थित कण होते हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश इन पदार्थों से टकराने के कारण फैल जाता, नाइट्रोजन से टकराकर, धूल से टकराकर, पानी से टकराकर बिखर जाता है। ओके, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखें रेले के अनुसार, देखो रेले के नामक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। कैसे तरंग दैर्घ्य पर? जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य अधिक उनका प्रकीर्णन कम। कोई डाउट? जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य कम उनका प्रकीर्णन ज्यादा, हाँ है ना? सूर्य के प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, हाँ है ना? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, अतः उसका प्रकीर्णन सबसे कम। बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, इसलिए प्रकीर्णन सबसे। ओके, प्रकीर्णन के उदाहरण आकाश का, देखो जी देख लो आप कोई उदाहरण जो मैंने ना बताया हो। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, ठीक। अतः लाल रंग, इसलिए सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनका प्रकीर्णन सबसे। अच्छा एक बात हो, सुन लीजिए हमारी बात। प्रश्न आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों दिखाया जाता है? देखना जरा, लड़के रट लेते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, नहीं। ऑप्शन की देखना है कि नेचर कैसा है। हो सकता है वो सारा का सारा थोप दे तरंग दैर्घ्य पर, तो हम कहेंगे लाल रंग के सिग्नल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा। हो सकता है उसने तरंग दैर्घ्य पर नहीं दिया, चाल पर दे दिया, तो हम कहेंगे खतरे का सिग्नल इसलिए बनाया जाता है लाल क्योंकि उसकी चाल ज्यादा। उसने वो भी नहीं दिया, अब उसने दे दिया अपवर्तनांक पर, तो हम कहेंगे कि लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम है। अब कोई कहे नहीं अपवर्तनांक पे भी आंसर नहीं दिया, उसने दे दिया काय पर? प्रकीर्णन पर, तो हम कहेंगे लाल रंग का सिग्नल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं आ रही बात समझ। ये सारी विशेषताएं हैं, इसलिए खतरा का सिग्नल कैसा लाल बनाया जाता है। अब पेपर में क्या क्वेश्चन ऑप्शन आ रहे, ये उस पर निर्भर करे, नहीं आ रही बात समझ। तो केवल एक नहीं कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, सारी चीजें, आवृत्ति कम है इसलिए सिग्नल है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, प्रकीर्णन कम है, यहां तक कि अपवर्तनांक कम है। अपवर्तनांक वो सीधी रेखा में जाएगा, ज्यादातर ज्यादा नहीं मुड़ेगा। लेकिन तुम बैगनी रंग की बना लो, कहीं हवा ज्यादा आ गई, अब ये सिग्नल बना है, अब यहां से किरण चली, तुम्हारी आंख में न जाकर के पता चला बीच में हवा ज्यादा की, वो मुड़ गई किरण। अब आंख में न जाकर के ऊपर चली गई, तुम्हें सिग्नल दिखा ही नहीं, क्योंकि दिखेगा कब? जब वो हमारी आंख में जाएगा। तो ये सारे खतरे कम हो जाते हैं, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल दिखाया जाता है। ओके, अब कोई कहेगा कि हरा
क्यों बनाया जाता है? जाने का सिग्नल या सुग्राहिता का सिग्नल या पॉजिटिव सिग्नल काय का होता? क्योंकि हरा रंग हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही है। कैसा है? अरे क्लियर है? हरा देख करके हमारी आंखों को बड़ा आराम मिलता है, वो हमारे लिए पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए हरे रंग का बनाया जाता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया प्रकाश का विवर्तन। पढ़ चुके आप, प्रकाश किरण का किनारों से मुड़ जाए। देखो ध्रुवण नहीं पढ़ा? दो भागों में से किसी एक भाग का, देखिए लाइन टू लाइन पढ़िएगा। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगों में विद्युत के दोलन तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन एक दूसरे के, अतः प्रकाश की किरण अधिक चमकदार। ओके, परंतु यदि प्रकाश की किरण को किसी ऐसे पारदर्शक माध्यम से गुजारा जाए, दो प्रकार के दोलनों में से किसी एक प्रकार का दोलन पार कर, इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। कौन करता? अधिक प्रकाश की उपस्थिति देखने में दिक्कत होने लगती है, इस कारण के उपाय के धूप के चश्मों का, यानी धूप के चश्मे एक्चुअली क्या करते हैं? ध्रुवण। ओके, देखे, चलिए, ध्रुवण की घटना केवल कितने पहले बता चुका था? ओके, अनुदैर्घ्य तरंगों में, तो चूंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, अतः वो ध्रुवण की घटना, कई बार आ जाए कि ध्वनि ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती है, ऑप्शन ए बी सी, इसलिए क्योंकि वो अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? नहीं बनेगा। बाकी सारी घटनाएं ध्वनि भी प्रदर्शित करेगी। ओके, चलिए, ये सारा मैटर हो गया। दिखाई देने का सिद्धांत, दिखाई देने का सिद्धांत यही है कि ये हमारी आंख है, देखें, ये हमारा यहां रेटिना है। जिस वस्तु से चलने वाली किरणें हमारी आंख में पहुंचेंगी, वो वस्तु हमें दिखाई देगी। हाँ है ना? अरे क्लियर है? अब वस्तु से चलने वाली किरणें जहां पर टकराती हैं, ये एक्चुअली टकराती हमारी कहां है? आंख में। कहां? आंख में। तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के किरणों के टकराने से क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी छाया। ओके, इमेज। और वो इमेज कहां बनती है? हमारी रेटिना पर। हम दर्पण में दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि चाहे वस्तु, सुनो जरा, अपवर्तन या परावर्तन, अपवर्तन या, चाहे किसी वस्तु से टकराने के बाद किरणें आपस में मिलें, चाहे आर पार निकलने के बाद आपस में मिले, जहां पर किरणें मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। वहां पर, अरे क्लियर है? तो एक प्रतिबिंब तो हमारी आंख में बनता है। अब हम आईने में अपने आप को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हम खड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब आईने में बना और उस प्रतिबिंब को हमने आंख में देखा। ओके, हम आपको तो डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को डायरेक्ट, तो हम आईने में खड़े हो जाते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब आईने में और आईने का प्रतिबिंब हमारी। ओके, तो देखते हैं, देखने का सिद्धांत हमें पता है कि नहीं? वास्तव में हमें वस्तु का, और वो प्रतिबिंब कहां बनता? हमारी रेटिना पर। ओके, किसी वस्तु के प्रकाश की सैकड़ों हजारों किरणें चलती हैं। वस्तु से चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां प्रतिबिंब। अब चाहे वो परावर्तन के पश्चात टकराएं, चाहे वो परावर्तन के पास मिले, और चाहे वो अपवर्तन के पश्चात मिले। देख, कांच में आर पार निकलने के बाद मिलेंगी, और दर्पण में टकराने के, तो दो घटनाएं हमने पढ़ी, या तो टकराने के बाद वापस आए और आपस में टकराएं। ओके, नहीं आ रही बात सुन? और या अपवर्तन में आर पार निकलने के बाद टकराए। जहां पर भी किरणें टकराएंगी वहां प्रतिबिंब। ओके, ठीक। ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलें या परावर्तन के पश्चात, किरणों के मिलने के स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, दो बातें। अब ये प्रतिबिंब बनता तो है, कहां बनता है? चाहे किरणें टकरा कर वापस आए, और यह आर पार निकलने के बाद टकराए। ये परावर्तन है, ये अपवर्तन।
लेकिन जहां किरणें वास्तव में टकराएं, वास्तव में गई हैं, वास्तव में झुकी हैं, वास्तव में टकराई, वहां बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनेगा? अरे क्लियर है? वो जहां किरणें वास्तव में टकराई नहीं है, हमें लग रहा है कि टकराई होंगी, हमारा ब्रेन सोच रहा है कि टकराई होंगी, वहां बनता आभासी यानी वर्चुअल। ओके, तो रियल इमेज और वर्चुअल, जहां पर वास्तव में किरणें टकराएं, वास्तविक प्रतिबिंब, जहां किरणों के टकराने का आभास हो। ओके, अब एक बात और आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, अब एक बात बताइए, किसी चीज का वास्तव में टकराना कब संभव है? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक आदमी खड़ा है, इसके शरीर से किरणें चल रही, ये रियली कब मिलेंगी? ये रियली तब मिलेंगी जब ऊपर वाली किरण नीचे जाए, नीचे वाली किरण अभी मिलेंगी। अदरवाइज अगर सोचो, सिर वाली किरण ऊपर चली जाए, पैर वाली किरण नीचे चली जाए, तो क्या ये कभी मिलेंगी? ये कभी नहीं मिलेंगी। ओके, ये कब मिलेंगी? ये कब मिलेंगी? जब ऊपर की किरण कहा जाए, नीचे की किरण कहा जाए, तब रियल में ये मिलेंगी। ओके, और जब रियल में ये मिलेंगी, तो रियल में कैसा? सिर नीचे बनेगा, पैर, क्योंकि सिर वाली किरण कहां आ गई, पैर वाली किरण कहां चली गई। ओके, यानी हमने कहानी ये कही है कि जहां किरणें वास्तव में टकराएं, जहां किरणें, अरे क्लियर है, वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? अब ये रटने की जरूरत, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा, ये अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हल क्लियर हो गया, ठीक। आगे देखें, जब ये किरणें हमारी आंख की रेटिना पड़ती हैं, तब हमारी आंख पर प्रतिबिंब बनता है, हाँ या ना? वास्तविक एवं, नहीं बताया हमने? नहीं बताया? अरे बताया है। वास्तविक प्रतिबिंब चाहे परावर्तन से हो, चाहे अपवर्तन से हो, वास्तव में वो किरणें मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब वास्तव में किरणें मिले हैं ना, आभास हो कि मिल रही हैं, तो कौन सा? वास्तविक हमेशा, आभासी हमेशा। अरे कोई कहे पर्दे पर, यानी टीवी पर, या किसी भी इमेज पर आप उसे उतार पाओगे, तो भैया जो रियल है उसे ही उतार पाओगे, और जो पहले ही से आभासी है वो एक्चुअली है थोड़ी, वो तो हमारे ब्रेन की देन है कि हमें मिल गया। ओके, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर। ओके, तो बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर। अरे क्लियर है? प्रकाश का परावर्तन। ओके, नहीं पता आपको? नहीं पता? अरे पता है, क्या पता है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी चमकदार से टकराए वापस, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परावर्तन में मैंने ये भी बताया था कि जितने कोण से आएगी उतने कोण से, यानी आपतन का कोण बराबर, नहीं बताया था? जिस चाल से आएगी उसी चाल से, जिस तरंग दैर्घ्य से आएगी उसी तरंग दैर्घ्य से, जिस आवृत्ति से आएगी उसी आवृत्ति से, जिस रंग से आएगी उसी रंग की, यानी परावर्तन की घटना में प्रकाश का कोई भी गुण परिवर्तित, ओके, नहीं आ रही बात सुन, देखो प्रकाश की किरण का इस प्रकार टकरा कर वापस लौटना। अब देखो, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, कोई सतह चिकनी है,
सो इस पर कोई किरण आई, निकल गई, दूसरी आई, निकल गई, तीसरी आई, निकल गई। ये देखो इनका एक निश्चित पैटर्न है। अब यही खुरदुरी होती, क्या होती? उल्टी सीधी होती। सो एक किरण ऐसी निकल गई, एक आई सो ऐसी निकल गई, एक आई सो घर ऐसी निकल गई। कोई पैटर्न है क्या? अनियमित। ओके, देखे ये देखो, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये हाँ या ना, ये आपतन का कोण है और ये अरे क्लियर है? मैंने पहले आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं नियमित परावर्तन, वही चीजें, एक रेगुलर पैटर्न हो। देखो आप, आई किरण वापस चली गई, फिर आई, उतनी कोण से चली गई, फिर आई, उतनी कोण से चली गई, एक निश्चित पैटर्न है। जबकि अनियमित में देखो सतह खुरदुरी रहेगी, देखो, और इनका कोई पैटर्न नहीं रहेगा। ओके, चलिए परावर्तन के नियम, नियम वही है, आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहली बात, किरण आएगी वापस जाएगी, तो आने वाली किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही ओर, एक ही ओर मतलब दूसरे ओर का काम ही नहीं है। और एक ही ओर को साइंस में कहते हैं एक ही तल, एक ही साइड। देखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के, अरे क्लियर है? देखे, सबसे अच्छे परावर्तक कौन होते हैं? ओके, चलिए अब हमें एक्चुअली दर्पण के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आगे आएगा अपवर्तन के बारे में, मैं सारी घटनाएं आपके ब्रेन में डाल चुका। ओके, तो हम दर्पण के बारे में, आज चूंकि हमें एक इमरजेंसी काम आ गया है, ठीक है, हमें थोड़ा सा वो काम निपटाना होगा। हम ये कह रहे हैं आपसे कि इसके आगे 3 बजे क्लास लगेगी, क्योंकि ये चैप्टर हमें आज ही निपटाना है। ये दर्पण वाला, प्रकाश वाला चैप्टर आज ही खत्म करना है, ताकि कल हम गणित का चैप्टर लगाएंगे और ये 2 लेसन हमारे साइंस के खत्म। चूंकि 5 लेसन पढ़ना अपन को, तो आज शाम तक हमारा साइंस का लेसन क्या हो जाना चाहिए? ओके, तो आप 3 बजे से 5 बजे तक हम फिर साइंस पढ़ाएंगे। ओके, और ये लेक्चर आज ही खत्म होगा। वैसे 10 बजे तक अभी बहुत सारा लेक्चर अपना खत्म हो सकता था, लेकिन थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया, अपन इसको होल्ड कर देते हैं। तो हम शाम को 3 बजे आपकी क्लास फिर से लगाएंगे। लाइव क्लास वालों को मैं बता दूं कि आज आपका शाम को वाउचर खत्म हो जाएगा, और आप यदि रिचार्ज कराना चाहें तो आज यदि आप पैसा भेजते हैं तो यहां से रिचार्ज करा दिया जाएगा, ताकि आपकी कल की क्लास आप देख सकें। दूसरी बात, आप महीने की किसी भी तारीख को रिचार्ज कराते भी हैं तो 30 तारीख को आपका रिचार्ज समाप्त हो जाएगा, अगली 1 तारीख को आपको फिर से रिचार्ज कराना होगा। कोई कमेंट्स, कोई दिक्कत हो तो पूछो लाइव क्लास वालों से जल्दी। लाइव क्लास वालों को कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो? शाम को 3 बजे की क्लास भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकेगी आज शाम तक। ओके, कुछ देखो बड़ा प्रॉब्लम, कोई आपको सारी बातें समझ में आएंगी तो डन का निशान बनाएं, जल्दी करें लाइव क्लास वाले। अच्छा, ऑफलाइन क्लास वालों कोई दिक्कत? ओके, आपकी क्लास की स्पीड सही मेंटेन है? ये जो पुरानी क्लास वाले हैं, लाइव क्लास वाले हैं, या पुराने लोग पढ़ते थे, उनको पता होगा यही मटेरियल 3-3 दिन लग जाते थे। याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल 4-4 दिन का एक दिन में बिल्कुल ठेका ही है कि आज हमें ये चैप्टर खत्म। तो ओके, ऐसे रीजनिंग उठाएंगे। रीजनिंग जिस दिन उठाई तो एक लेसन एक दिन में खत्म। 4 दिन का रोना नहीं कि एक लेसन का एक टाइप आज हो रहा, अगला टाइप कल हो रहा, एक टाइप परसों हो रहा, नहीं। जिस दिन उठाया सो एक ही दिन में वो टाइप खत्म। कुछ आपको कहना है? ओके, आज आपकी क्लास 1 घंटे पहले छोड़ रहे हैं, सॉरी। ओके, जा सकते हैं आप लोग। हाँ, जिनको नोट्स लेना हो वो काउंटर से कलेक्ट कर लेना नोट्स।